मेरी राहु की दशा मैम 2019 से चालू हुई, और जैसे ही चालू हुई मेरे दिमाग में, क्योंकि मंगल की दशा खत्म हुई थी, तो मेरे दिमाग में अपनी एक सेट इमेज थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मुझे कभी सेल्फ डाउट होता ही नहीं है। हमारे बचपन में भी ऐसी कथाएं सुन लेते हैं, लेकिन आज तक हम उन कथाओं को हमारी रियल लाइफ से कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। बस सुन ली कि हाँ पता है, ये ऐसा सुना था, दादी नानी ने सुनाई थी। राहु में ना, देखो कलयुग में तो सबसे पावरफुल ग्रह है राहु, ठीक है ना। हाँ। और उसका जो एक बोलते हैं ना प्यास जो है वो राहु की खत्म ही नहीं हो सकती। आप देखो इतना लोगों को खींचता है अपनी तरफ कि आप कितनी भी उसके बारे में कितना भी पढ़ सकते हो, कितना भी सुन सकते हो। राहु पे इतने पॉडकास्ट बन रहे हैं, लोग बाग इतने वीडियोस बना रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर राहु की यूनिकनेस, यहाँ राहु का अलर्ट माइंड, क्लेवर माइंड बहुत काम में आता है कि आई एम सो फोकस्ड इन व्हाट आई वांट। इसी वजह से हम ये भी चीज़ बोलते हैं, स्वर्ण भानु को क्या नहीं लगा होगा कि मैं कैसे देवताओं में जाकर ये बात कर सकता हूँ, पर उसका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था। नमस्कार आप सभी को, और आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वो वीडियो कोई मतलब नवग्रहों में बहुत ही स्पेशल ग्रह है राहु के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये कोई भी तरह का पॉडकास्ट नहीं है कि यहाँ पे कोई मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये वीडियो पूरी तरीके से रियल एंड रॉ है और बहुत ही इन डेप्थ हम बात करने वाले राहु ग्रह के ऊपर में। और जिनके साथ में मैं बात करने वाली हूँ वो मेरी एक स्टूडेंट हैं, और जब मैंने अपना फर्स्ट बैच किया तो वो मेरी स्टूडेंट थी। फिर जब मैंने नक्षत्र का कोर्स पढ़ाया उसमें भी वो आई। उसके बाद में उनसे कुछ बातचीत हुई और उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि मैम मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला बिल्कुल आप मेरे से मिलने आओ। जब वो मेरे से मिलने आई तो मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मतलब मैं रूबरू हुई, उनको मैंने देखा भी फर्स्ट टाइम। और काफ़ी यंग एज है, उन्होंने काफ़ी सारी मेरे से ऐसी बातें करी ग्रहों के ऊपर कि मैं खुद शॉक थी कि इतनी कम एज के अंदर इतना गहरा ज्ञान किसी को कैसे हो सकता है। तो मुझे बैठे बैठे उसी दिन लगा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ हम बात करेंगे और कोई क्वेश्चन आंसर या कोई पॉडकास्ट नहीं है जिसमें ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है, मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो भी अंदर से जो चीज़ें रियल थॉट्स जो निकलेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, जब मैंने ये सोचा कि मैं इनके साथ में एक वीडियो बनाऊं, तो इनका चार्ट भी मेरे पास में है। तो इनकी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है। और राहु की एनर्जीज को इस बच्ची ने किस तरीके से कितनी ब्यूटीफुली मतलब बैलेंस किया। और जब ये इस साइंस को पढ़ने लगी तो इनके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, इनको राहु की जो इनकी लाइफ में जब एंटर करा, जब महादशा स्टार्ट हुई तो इनकी लाइफ में जो उथल पुथल हुई, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए, तो इनको एक समझ में आया कि यार ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो रही हैं, ये सब मतलब क्या ऐसा इतना ज़िंदगी में उथल पुथल कैसे हो रही है, तूफान कैसे आ गया। तो वो सब होने के बाद में इतनी कम एज में अगर किसी इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है, यार ये कुछ चीज़ें हटके हो रही है मेरी ज़िंदगी में, तो फिर वो इंसान ने इस साइंस को पकड़ा, ग्रहों के बारे में समझा, राहु के बारे में और ज़्यादा डिटेल में इन्होंने रिसर्च करी। और फिर आज हम इस सारी चीज़ों के ऊपर, इन जर्नी इनकी मेरी और जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिए राहु के, तो उसके ऊपर आज हम यहाँ पर खुल के बात करेंगे। और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि कोई हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाए हैं। तो बीच में हो सकता है ये इनका फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है ये बीच में कहीं ऐसा, तो आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल प्योर एनर्जी के साथ में ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रियंगनी, तुम जब मेरे पास में फ़र्स्ट टाइम आई थी मिलने मेरे पास, तो मैं तुम्हारी, अगर तुमको याद हो तो हम तुम्हारी बातों को बड़ा ध्यान से मैं सुन रही थी। और इवन जब अपना क्लास भी चलती थी तो मैं बार बार तुम कोई भी क्वेश्चन में पूछती थी, तुम फटाक से आंसर करती थी। तो मुझे थोड़ा स्ट्राइक जब भी हो गया था कि कुछ डिफरेंट एनर्जीज तुम्हारी है, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हारी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, तो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी? मैम सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहु की दशा मेरी चालू हुई थी और उसमें कोई आइडिया मेरा था और मैं परेशान थी, पर आप वो थे जिन्होंने मुझे एक राह दिखाई कि तुम इस फील्ड में जाओ तो तुम्हें वो तुम्हारे अंदर से वो धन निकलेगा। तो वो आपकी ही कृपा है और हाँ, मेरे परिवार के आशीर्वाद कि मैं आज आपके साथ यहाँ बैठी हूँ और बोल पा रही हूँ।
तो राहु के बारे में जब हम मैम बात करते हैं तो राहु मुझे बताया गया था कि बहुत नेगेटिव प्लैनेट है, बट जब मैं आपसे मिली, जब मैंने पढ़ा, जब मैंने खुद समझा, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि ये बहुत मल्टी फैसेटेड प्लैनेट है। मेरी राहु की दशा मैम 2019 से चालू हुई, और जैसे ही चालू हुई मेरे दिमाग में, क्योंकि मंगल की दशा ख़त्म हुई थी, तो मेरे दिमाग में अपनी एक सेट इमेज थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मुझे कभी सेल्फ डाउट होता ही नहीं है। बट जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट हुई, उसने मेरे लाइफ में कैसे क्रीप इन करा, उसने मेरी लाइफ में क्रीप इन करा डाउट्स के थ्रू। मेरे को हर चीज़ में डाउट होता था, मुझे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कि ये फील्ड चूज़ करूँ, वो फील्ड चूज़ करूँ, या फिर ज़िंदगी में सही चल रही हूँ, ये करियर सही है, मेडिसिन की लाइन, क्लिनिकल ट्रायल की लाइन, क्या ये सही है या नहीं। मगर राहु ने, हाँ, मुझे स्टार्टिंग में हमेशा बहुत कंफ्यूज करा और इल्यूजन्स डाले, मगर वो लास्ट में मुझे बहुत सही जगह ही उसने हमेशा पहुंचाया। उसने मुझसे कुछ ऐसा हमेशा करवाया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था। तो आज ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मेरी एज के लोगों को, और जो लोग राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को झेल रहे हैं, हम उनको हील कर पाएँ। बिल्कुल सही, यही हमारा मतलब यही मोटिव है कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करके, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम बात करते हैं ना दो लोगों से, और जो रियल चीज़ें निकल के आती है उससे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि मैम के पास पूरा वैदिक ज्ञान है, मैम के पास स्टोरीज़ हैं, मैम के पास ग्रहों के बारे में नॉलेज है, मैम के पास मैम को ये पता है कि राहु कैसे काम करेगा, और मैं वो जानती हूँ कि आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम वो दोनों नॉलेजेस को मिलाकर आपसे आज बात करना चाह रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि राहु है क्या, मतलब ये किस एनर्जी का नाम है और ये कहाँ से आई, क्या स्टोरी है इसकी। देखो, इसको हम है ना थोड़ा सा पुरानी स्टोरी से, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी पुरानी जितनी भी स्टोरीज़ जिसको हम बोलते हैं, कथाएं बोलते हैं, वो बहुत प्रोमिनेंटली हमारे हिंदुज़म में वो बेस है, ठीक है ना। क्योंकि हम हमारे बचपन में भी ऐसी कथाएं सुन लेते हैं, लेकिन आज तक हम उन कथाओं को हमारी रियल लाइफ से कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। बस सुन ली कि हाँ पता है, ये ऐसा सुना था, दादी नानी ने सुनाई थी, घर में कोई फेस्टिवल हो गया तो सुन ली, ठीक है, फिर छोड़ दिया। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसी एक साइंस है जहाँ पे एक्चुअल में हम उन कथाओं को अपनी लाइफ के साथ में डिकोड करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम राहु को वैदिक तरीके से समझे, ठीक है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे पूरी तरीके से माइंड को दिखाती है, माइंड की फंक्शनिंग दिखाती है, ठीक है ना। और राहु को बोला भी ये जाता है कि ये हेड पार्ट है, तो वो हमारे सबसे पहले राहु हमारे ब्रेन को ही अटैक कर लो, समझ लो, अगर नेगेटिव फॉर्म में बोल रहे हो तो, या ब्रेन को एक तरीके से हाईजैक करना समझ लो। तो पूरी तरीके से ना ब्रेन की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अब इसमें क्या था कि जो होलिका जो थी, तो वो एक तरीके से सिंहिका ही है, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी तपस्या, क्योंकि क्या होता था कि पहले के जो भी चाहे देवी देवता हो, चाहे आपके ये राक्षस हो, ये बल्कि इवन राक्षस ज़्यादा तपस्याएं करते थे बड़ी बड़ी, उनके पास में इंटेंस पावर होती थी लंबी लंबी तपस्या करने की। तो वो तपस्या कर करके देवी देवताओं से पावरफुल सिद्धियां प्राप्त करते रहते थे, वो उनका एक समझ लो डेली का रिचुअल था उस टाइम पर। तो इसी तरीके से सिंहिका ने बहुत लंबे लंबी तप किए और ब्रह्मा जी से एक आशीर्वाद मांगा कि भाई मेरे को ऐसी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दो जहां पर मैं सूर्य और चंद्रमा की पावर को भी ले सकूं। तो ये शब्द एक छोटा सा लाइन है कि सूर्य और चंद्रमा की पावर को भी ले सकूं, लेकिन इसके पीछे है ना एक पूरी फिलॉसफी चेंज हो जाती है, माइंडसेट, एक ह्यूमैनिटी जहां पे काम कर रही है ना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक बहुत ही हमारे पावरफुल प्लैनेट्स है, एक आत्मा को दिखा रहा है, एक मन को दिखा रहा है। तो आप सोचो कि एक इंसान वो ताकत मांग रहा है जो आपके मन और आत्मा दोनों की पावर को ले ले। यस मैम, अगर आप बहुत डीप सोचोगे, मुझे ये बोलते बोलते भी बड़े एक गूज बम्स से हो रहे हैं, सुनते भी रोंगटे आ रहे हैं कि इतना एक्सप्लेन्ड वो है कि इतनी इंटेंस उसकी डिजायर कि उसने कहाँ जाके सोचा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राहु की जो डिजायर है वो बहुत एक्सट्रीम है, जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता कि यार ये चीज़ मेरे पास में हो जाए, ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए। तो ये कैपेसिटी जो है वो राहु ग्रह दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिंहिका ने ये डिजायर रखी कि मैं सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा दूं, मतलब ग्रहण मतलब उसकी पावर ले लूं। तो मन और आत्मा
और यहाँ पर उसने साम के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं वैदिक तप के थ्रू, उसने वो डिजायर फुलफिल करी। तो इसीलिए जब राहु ऑपरेट आपकी लाइफ में होता है तो आपकी डिजायर्स बहुत बढ़ जाती है, और कई बार वो डिजायर्स काफी अनएथिकल हो जाती है, या आउट ऑफ बॉक्स होती है, या बड़ी वियर्ड होती है। जो हमको लगता है ना, हम कई बार देख रहे होते हैं कि आजकल सोसाइटी में कैसी अजीब अजीब सी पोस्ट रील्स आती है, हमें लगता है ये चीज हो सकती है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, इस तरीके से कोई रिलेशनशिप में कैसे जा सकता है, इस तरीके से कोई किसी को फ्रॉड कैसे कर सकता है, या इस तरीके से इतना फ्यूचरिस्टिक कोई कैसे सोच सकता है, कोई इतना, मतलब क्योंकि एआई पूरा फ्यूचरिस्टिक है, तो उस लेवल पे ले जाना, इतना आगे की सोचना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, और वो सब राहु की डिजायर्स करवाती है। तो मैम इससे ये पॉइंट निकल सकता है कि राहु मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अपने आप को बांधो मत, अपने आप को बांधो मत, अपने विंग्स को फ्लाई करने दो, जो मेंटल विंग्स हैं आपके उनको फ्लाई करने दो आप। तो राहु यहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ये डिमांड करी कि भाई मुझे ऐसी पावर दो कि मैं सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकूं। तो इसीलिए जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होता है वो राहु और केतु के का ही एक इम्पैक्ट है, और वो सारा हमारे रियल मैनिफेस्टेशन में हमारे माइंड और हमारी आत्मा को ग्रहण, इसीलिए सेल्फ डाउट्स आना, इल्यूजन्स होना, ठीक है ना, छोटी छोटी बात में ऐसे लगना कि यार ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, मिलने के बाद में भी डिससेटिस्फैक्शन रहना, खुशी नहीं रहना, कहीं ना कहीं अधूरापन रहना। तो ये जितने भी दिमागी झोल है ये सब राहु के वहाँ से आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे हम वैदिक स्टोरीज़ को डिकोड करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से निकलती है। जैसे आप जब मेरे पास मिलने आई थी, जब हम बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे आप बोलती जा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में आप बोल रही थी लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी। मैं यही सोची थी कि यार इनके प्रियांगनी के राहु की महादशा चल रही है तो इनको कितने थॉट्स आ रहे हैं राहु के, ठीक है, लेकिन बस क्योंकि राहु तो ब्रेन वो दे रहा है आपको, वो फंक्शनिंग होती जा रही है, आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। अब बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। या तो आप उन थॉट्स को कहीं चैनलाइज करो, उन आइडियाज को कहीं आप निकालो। तो मैंने आपको उस दिन बोला भी था ये बात कि अगर आप ये आइडियाज अपने नहीं निकालोगी, कहीं नहीं चैनलाइज करोगी तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तब आपने मैंने आपको वो वर्ड भी बोला था, टिक 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 करता रहेगा आपको राहु, तो आपको हंसी आई थी उस वक्त। और ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज राहु में जैसे कि गीता में लिखा गया है कि फिजिकल कर्मा भी होता है और मेंटल कर्मा भी होता है। राहु में मेजॉरिटी मेंटल कर्मा चल रहा है मैम वहाँ पर, तो फिजिकल एग्जीक्यूशन चीज़ों की रहती ही नहीं है। तो इंसान ये भी सोच लेता है कि मैं ये कर लूँगा तो कैसा होगा, इंसान ये भी सोच लेता है मैं नहीं करूँगा तो कैसा होगा, पर उसको ये समझना है कि इन थॉट्स को कोई ना कोई डिसीजन लेके तो चैनलाइज करना पड़ेगा, और वहाँ पर वो चैनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और उसी नॉन चैनलाइजेशन से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, मेंटल इलनेसेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, बहुत हाई एक्सटेंट की। फिर एक पॉइंट पे एडिक्शंस। अरे मैंने कितने सारे लोग, मैं अब रियलाइज़ करने लगी हूँ, क्योंकि राहु की सब मेंटल लेवल पे चीज़ें हैं, ठीक है ना, फिजिकल लेवल पे दिख नहीं रही है। कोई चोट लग गई तो दिख जाएगी, तो मेंटल डिसऑर्डर्स दिखते नहीं है, उससे इंसान खुद जूझ रहा है। और बहुत सारे, मुझे लगता है आज की तारीख में हर घर में एक ऐसा पेशेंट है जो मेंटल डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, और लोग बाग उसके ऊपर खुल के भी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो स्टिग्मा या एक दाग लग जाएगा, पागल है तो भाई, तो घर वाले भी छुपाते हैं, वो इंसान खुद भी कहीं ना कहीं छुपा रहा होता है उन चीज़ों को। लेकिन आप देखना आने वाले कुछ समय के बाद में बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के हॉस्पिटल समझ लो या थेरेपी सेंटर्स, जो अब लोग बाग मेट्रोज में तो खुल के बात करने लग गए कि अगर यार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो थेरेपी लेने जाओ। बल्कि खुल के बहुत सारे पॉडकास्ट में अभी पॉडकास्टर्स ने काफ़ी बात करी इन सब इश्यूज़ के ऊपर कि थेरेपी लेना कोई पागलपन की निशानी नहीं है, ये एक चीज़ रिक्वायर्ड है, नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैम आप बताइए, अगर आपको और कोई वैदिक स्टोरी से भी हम इस चीज़ को ज्वाइन कर सकें कि राहु कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। देखो यहाँ पे एक और स्टोरी आती है जहाँ पे राहु में ना, देखो कलयुग में तो सबसे पावरफुल ग्रह है, ठीक है ना, और उसका जो एक बोलते हैं ना प्यास जो है वो राहु की खत्म ही नहीं हो सकती। आप देखो इतना लोगों को खींचता है अपनी तरफ कि आप कितनी भी
उसके बारे में कितना भी पढ़ सकते हो, कितना भी सुन सकते हो। राहु पे इतने पॉडकास्ट बन रहे हैं, लोग बाग इतने वीडियोस बना रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो क्वेस्ट खत्म नहीं हो रही है। ठीक है ना, आज अपन बात कर रहे हैं, अभी 2 घंटे बाद में अपन को कुछ भी राहु की, अपन फिर उसको देख, अपन को मजा आएगा, हाँ यार ये क्या है, क्या है, क्योंकि वो प्यास है। आप देखो जैसे अपन रोड पे जा रहे हैं तो दूर से आपको लगता है कि यार यहाँ पे ये वो पानी है, दूर पानी है, लेकिन वो है नहीं वहां पर। फिर हम वहां पहुंच जाते हैं, फिर लगता है यहाँ पे तो सूखा है एकदम, लेकिन दूर फिर तो वो इल्यूजन। तो राहु ऐसे, तो ये राहु का इल्यूजन अब कलयुग के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्वेस्ट और बढ़ेगी। हम अगर इसके 50 वीडियो भी बना देना तो मैं कह सकती हूँ 50 वीडियो के जो व्यूज होंगे ना वो एक तरफ है, बाकी ग्रहों के व्यूज एक तरफ है। राहु इतना ज्यादा लोगों को खींचता है और राहु इतना फ्यूचरिस्टिक है प्लैनेट, बिकॉज अभी वही चीज़ चल रही है। अगर हम सोशल मीडिया देखें, हम कंस्ट्रक्शन देखें, या फिर मैम और आप कोई चीज़ें बता सकते हो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हों। देखो जितना भी सोशल मीडिया तो पूरा ही आ गया इसके अंदर, इवन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, फैशन इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे जो भी देखो जो चीज है ना दिखती हुई, जो वास्टनेस है जिस भी चीज के अंदर, जो आपको लग रहा है कि यार वाओ कोई बड़ा सेलिब्रिटी है ना, वाओ, तो वो राहु क्या ऑब्सेशन है जो हमको उसकी तरफ खींच रहा है कहीं ना कहीं, जो भी चीज, क्योंकि राहु वास्टनेस है और इतनी बड़ी वास्टनेस है वो स्पेस की कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। अब वास्टनेस में क्या चक्कर हो गया उसके साथ में कि वो इतना फैलना उसको सिर्फ फैलना आता है, उसके पास में कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसलिए फिर वहां पे फिर भटकाव चालू हो जाता है। इसलिए राहु का अगर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है लाइफ में तो फिर उन लोगों की लाइफ में बहुत भटकाव आ जाता है, तो वो भटकते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे एक्चुअल में किस टाइम पे क्या काम करना है, कैसे करना है, बस वहाँ पे ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही। लेकिन जिसने राहु की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, उसके लिए जिसने केतु को बैलेंस कर लिया, तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वो लोग एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि लोग उनको रूल नहीं करते, वो दुनिया को रूल करते हैं। राहु आपको वो पावर देता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि मासेस की माइंडसेट के साथ में कैसे खेलना है। तो मैम ये भी बोल सकते हैं राहु बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है, इन्फ्लुएंस करता है ना, मतलब अगर किसी आपके पास कोई राहु प्रोमिनेंट इंसान है तो वो आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा, आप उसके हमेशा अंडर इन्फ्लुएंस रहेंगे। ये और रहेंगे। शायद से तक ये भी चीज़ दिखाता है मैम कि अभी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज राहु का ही समय चल रहा है, इसीलिए सब कुछ है। ये सारी चीज़ें, इवन पॉलिटिशियंस जो हैं उनका एक चार्म होता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, एक ऑरा होता है। ऐसे सेलिब्रिटीज जो हो गए या जो भी इंसान को आप किसी भी चीज़ में देख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे आप टीवी में देख रहे हैं, चाहे अपने फ़ोन में देख रहे हैं, और जो भी सेलिब्रिटी जिसको वो एक मिला हुआ है, जिसके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर राहु का कंटेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग उससे ऑब्सेस्ड है, उसकी हर चीज से। वो हाथ ऐसे भी कर रहा है तो उसके हेयर स्टाइल से हो सकते हैं, उसके वॉच से हो सकते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस से हो सकते हैं, फिगर से हो जाते हैं, किसी भी चीज से हो सकते हैं। खाना खा रहे हैं, जो वो पानी पी रहे हैं, सब वो तो आजकल चल ही रहा है, वो सब चीजें। तो दिखती हुई चीज से ऑब्सेशन राहु आपको कहीं ना कहीं दे रहा है। अच्छा, और मैम एक जो स्टोरी है कि राहु और केतु ये अलग कैसे हुए, वो एक वैदिक स्टोरी है। ये समुद्र मंथन जब हुआ था वहाँ से ये निकल के आती है, तो ये भी एक राहु की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस स्टोरी के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जब मैं इसको शॉर्ट में करके बताऊंगी कि राहु की चालाकियाँ या कनिंगनेस या शार्पनेस या इंटेलिजेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। राहु इंटेलिजेंट भी है तो कनिंग भी है, ठीक है ना, दोनों एलिमेंट वहाँ पे आते हैं। राहु को पता है, राहु वाला जो इंसान है ना, उसको पता है कि मुझे कब किस टाइम पर किस इंसान को कैसे ऑब्सेस्ड करना है, अपनी बात को कैसे रखना है। अगर मेरी बात चल गई तो इंटेलिजेंसी में गिनी जाएगी, और नहीं चली तो चालाकी से मुझे कैसे बनवाना है, ये राहु वाले इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आता है। मतलब राहु वाला इंसान आपके माइंड को अच्छे से रीड कर सकता है, आपके माइंड को वो इंसान अपने घर में बैठ के चला भी सकता है। तो उसके लिए अगर आपका वीक अगर राहु है तो आप उन लोगों में से होंगे जो बहुत जल्दी लोगों से ऑब्सेस्ड होते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, अरे यार वो बात सही बोल रहा है। बहुत सारे, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे गुरु भी हैं जिससे बहुत लेवल पे, हाई लेवल पे लोग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से उनसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जब तक उनकी दो चीज़ें नहीं सुन ले तो उनको लगेगा कि मेरा दिन ही खराब हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। वो उनका एक फूड है, मेंटल फूड है कि यार वो मुझे सुनने को चाहिए।
तो अब राहु स्मोक है, जब तक स्मोक नहीं करेंगे तो दिमाग नहीं चल रहा मेरा, जब तक कॉफी नहीं पी लेंगे मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, जब तक कोई वेब सीरीज नहीं देख लेंगे मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें राहु की है। तो जिसका राहु बहुत पावरफुल है वो लोगों के ऊपर ही काम करेगा, जिसका वीक है वो उसके ऑब्सेशन में रहेगा। तो एक और वैदिक स्टोरी से हम थोड़ा सा और राहु को इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर समुद्र मंथन की एक स्टोरी निकल के आती है, जहाँ पर राहु ने कैसे अपने डिज़ायर्स को पूरा किया कि मेरे को अमृत मिले और मैं अमृत पी के हमेशा के लिए, मतलब होता है ना कि अमृत पान करने के बाद में कि वो इंसान हमेशा रहेगा, जिएगा हमेशा, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। तो वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। तो ये समुद्र मंथन में देवताओं में और असुरों में एक ट्रीटी साइन हुई, क्योंकि देवताओं को भी पता था कि बिना असुरों की ताकत के हम इस समुद्र मंथन को नहीं कर पाएंगे। तो उतनी इम्पोर्टेंस वहाँ पर असुरों की भी थी। लेकिन देवताओं को ये पता था कि अगर इनको जितने भी चीज़ें निकलेगी उसमें से, उनमें ट्रीटी साइन हुई कि जो भी चीज़ें निकलेगी समुद्र मंथन में से वो आधी आधी बांटी जाएगी। तो यहाँ पर देवताओं ने भी थोड़ी सी चालाकी की थी, लेकिन वो चालाकी जो थी वो एक मतलब एक बिगर कॉज के लिए पॉजिटिव ही मानेंगे हम, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए वो पॉजिटिव था। क्योंकि अगर यहाँ पर राक्षस ज़्यादा अगर पावरफुल हो गए तो कहीं ना कहीं वो आम जो लोग हैं, जिसको हम एक सोसाइटी बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। क्योंकि अगर आसुरिक शक्तियाँ हमारे समाज में या हमारे दिमाग में अगर बढ़ गई तो उससे परेशानी ही आने वाली है। ये चीज़ें देवताओं को पता थी। तो उन्होंने वहाँ पर, देवताओं ने चालाकी करी कि जो भी चीज़ें निकलेगी हम आधा आधा करेंगे, लेकिन जो अमृत निकलेगा वहाँ पर हम इनको बाइकआउट कर देंगे, किनको, असुरों को। तो ये जब ये प्रोसेस चल रहा था समुद्र मंथन का, और जब एक के बाद एक चीज़ें निकलती जा रही थी, जो कि 14 रत्न निकले उसमें से, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वो अमृत ही था। उसको पीने के बाद में आप वो बोल सकते हैं कि हमेशा के लिए आपकी एग्जिस्टेंस के पे ठप्पा लग गया। तो ये सब प्रोसेस चल रहा था, सब कुछ निकल रहा था। एक तरफ से राक्षस थे, एक तरफ से सारे देवता थे, वो मंथन कर रहे थे, चीज़ें निकल रही थी, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस जब अमृत निकला तो वहाँ पर विष्णु भगवान को पता था कि उन्होंने वहाँ पे मोहिनी रूप धारण किया और उन्होंने सारा अमृत देवताओं में बांटना चालू कर दिया। एग्जैक्ट वही टाइम था जब स्वर भानु जो राक्षस था उसको डाउट हो गया था, जिसको हम आज की तारीख में राहु के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पे वो डाउट आ गया था कि ये कुछ गड़बड़ हमारे साथ में हो रही है। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है राहु के बारे में, या राहु की जो मैनिफेस्टेशन है, कि इन लोगों को डाउट वाला नेचर इनका होता है। इन लोगों को दोनों तरीके से, मतलब इनको डाउट्स भी रहते हैं नेगेटिव फॉर्म में, या फिर कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे कौन इंसान चालाकी करके इनको फंसा रहा है या गड़बड़ कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, राहु वाले इंसान को बहुत जल्दी समझ में आता है। क्योंकि वहाँ पे स्वर भानु को समझ में आ गया था कि विष्णु भगवान और देवता यहाँ पे चालाकी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो सब बांट दी, जो मेन चीज़ है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये सब चालाकी सब देवताओं ने करी। जब अमृत उन्होंने सब देवताओं में बांट दिया, उन्होंने राक्षसों को नहीं दिया, लेकिन स्वर भानु को डाउट हो गया था। वहाँ पे राहु का दिमाग एक्टिव हुआ, स्वर भानु का दिमाग एक्टिव हुआ, और उन्होंने फटाक से विद इन सेकेंड्स डिसीजन लिया कि मेरे को देवताओं की सभा में एंटर कर जाना है। तो यहाँ से फिर एक चीज़ समझ में आती है, डिकोड होती है कि ये लोग बेस बदलने में या अपना ऑरा चेंज करने में, या और क्या बोल सकते हैं, आप बताओ थोड़ा प्रियंका मैम। अपने आप को डिसेप्शन के थ्रू, कि डिसीव कैसे करें हम किसी इंसान को। और जो इस स्टोरी से एक ये भी चीज़ निकल कर आती है कि किस तरीके से उसने डिसेप्शन को यूज़ करके वहाँ पूरा दाम दंड और भेद लगा दिया और वहाँ पर अमृत का पान करा। एक और चीज़, वो अपने सारे राक्षस जो उसकी पूरी की पूरी ग्रुप थी उनसे अलग था, उसका दिमाग अलग था। तो राहु एक यूनिकनेस भी देता है इंसान को कि जो बेसिक जनरल मेंटालिटी चल रही है मैं उससे ऊपर सोचूंगा और मेरे को जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूँगा। तो जब अमृत पान उन्होंने किया
और अमृतपान भी उन्होंने ऐसे जगह पे नहीं करा जो उनको नोन था, उन्होंने वहाँ पर जाकर करा जो अननोन लोग थे, देवता। तो यहाँ से राहु का एक फॉरेन कनेक्शन भी दिखता है कि राहु आपको मे बी अपने घर में या अपनी कॉमन कंडीशंस में वो सक्सेस दे ना दे, मगर अगर आप जब भी अपने घर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के निकलेंगे तो राहु आपको हमेशा सक्सेस देगा ही देगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है यहाँ पे कि कंफर्ट जोन को ब्रेक करने वाला पैटर्न, क्योंकि वहाँ पे उस सभा में उसको क्लिक हो गया था कि यार सब चीजें बट गई, जो मेन आइटम है, जो मेन चीज है जिसके लिए पूरा ये समुद्र मंथन करा जा रहा है, इतनी बड़ी ट्रीटी साइन हुई, यहाँ पे ये देवता कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो एक्टिवनेस होना, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना और देवताओं की सभा में एंटर करना, और सबसे बड़ी बात वो कॉन्फिडेंस राहु ही दे सकता है आपको, और बाकी कोई ग्रह नहीं दे सकता। राहु देव ने, स्वर भानु ने अपना वेश बदल के चीजें अपनी बिल्कुल देवताओं के जैसे करके, और वो सूर्य और चंद्रमा जो कि इतने पावरफुल प्लैनेट है, एक किंग है, एक क्वीन है, उनके बीच में जाके बैठ जाना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो राहु वाले लोगों के अंदर ये वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कॉन्फिडेंस को वो इंसान कैसे यूज़ कर रहा है ये डिपेंड करेगा, या तो उस इंसान का चार्ट किस तरफ लेके जा रही है वो एनर्जी, उस कॉन्फिडेंस को वो फ्रॉड में यूज़ कर रहा है या फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ में लोगों की ज़िंदगी को सुधार रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ बना दी उसने जिससे लोगों की लाइफ ईज हो रही है डेली लाइफ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहा है किसी भी चीज़ में। तो वो सारी जो मेंटेलिटी है, ये सारी चीज़ें जितना आप इन वैदिक कथाओं को हम सुनते हैं ना, इनसे जितनी सुंदरता से चीज़ें डेली लाइफ की भी डिकोड होती है ना, वो कहीं और से नहीं हो सकती। तो आपको और इस कथा से क्या समझ में आता है, सामने देख के बोलना। मैम मुझे इससे जो दो मेजर बातें समझ में आई हैं, और वो ये हैं कि एक तो राहु रूडिमेंट्री नहीं है, राहु कन्वेंशनल बिल्कुल भी नहीं है, वो नॉन कन्वेंशनल टेक्निक्स को यूज़ करेगा, वो पूरा मतलब जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं उसको जो चाहिए वो हासिल करने के लिए वो उन्हें भी तोड़ेगा, और उसकी मेंटालिटी में एक डिफरेंट सा ही स्पार्क आ जाएगा। सेकंड चीज़, जहाँ विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को जब वो अमृत का ऐसे शो कर रहे थे कि हम अमृत पान करा रहे हैं, राहु वहाँ पर लस्ट से नहीं बिगड़ा। तो ये कितना प्रोमिनेंट चीज़ एक शो करता है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं घुसा, उसने अपना दिमाग यूज़ करा, जबकि वहाँ पर और सारे राक्षस उन्हीं वो ये समझ कर कि अमृत का वो कर रहे हैं, लस्ट में पड़ गए, क्योंकि राहु ध्यान है। हाँ, राहु बोला जाता है कि आपका ध्यान है, तो जिनका राहु अच्छा है ना, हाँ, वो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, वो बहुत फोकस्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि आप हमें बताइए ऐसा कोई प्लैनेट कैसे नेगेटिव हो सकता है जो कि उस अट्रैक्शन और उस लस्ट के ही ऊपर चला गया और उसने वो पाया जो उसको चाहिए था। तो यहाँ पर राहु की यूनिकनेस, यहाँ राहु का अलर्ट माइंड, क्लेवर माइंड बहुत काम में आता है कि आई एम सो फोकस्ड इन व्हाट आई वांट। इसी वजह से हम ये भी चीज़ बोलते हैं कि जब राहु की दशा या राहु प्लैनेट एक्टिवेट होता है आपकी लाइफ में, तो कोई ना कोई ऐसा वो ऑब्सेशन और या सेल्फ डाउट आपको ज़रूर देगा। आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पर अपने आप से, जब आपके दिमाग में 1000, 50,000, मैं तो कम ही बोल रही होंगी, उससे ज़्यादा डाउट्स जब आपके दिमाग में, थॉट्स जब आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग को शांति फील करवानी है। शांति आप कैसे फील कराएंगे? जब आप अपने आप से अच्छी सेल्फ कॉन्वर्जेशन करेंगे। स्वर्ण भानु को क्या नहीं लगा होगा कि मैं कैसे देवताओं में जाकर ये बात कर सकता हूँ, पर उसका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके थॉट्स, अगर वो इन चीज़ों में फंस जाता कि मैं देवताओं के बीच में जाके कैसे वो मुझे पहचान लेंगे, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा लगता है देवताओं जैसा। इसीलिए जिनका थर्ड हाउस में राहु है, बहुत करेजियस बनाता है इंसान को, एक्स्ट्रा करेज, क्योंकि थर्ड हाउस पत्रिका का करेज का हाउस है। अब वहाँ राहु बैठ गया, इसीलिए अब किसी को लगेगा कि राहु क्या हमको हर जगह ऑब्सेशन दे देगा, हर जगह हमको डाउट देगा, हर जगह इल्यूजन देगा। नहीं, आपकी पत्रिका के अंदर जिस भाव में, जिस राशि में बैठा हुआ है ना, उसके तत्व, उसके जो भी कारक तत्व है ना, उन चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में या तो डाउट्स आएंगे, या कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, या इल्यूजन्स आएंगे, वो आपका चार्ट बताएगा। हम मतलब ये पूरी हम एक सीरीज चलाने वाले हैं राहु के ऊपर, क्योंकि राहु की बात सिर्फ एक वीडियो में तो हो ही नहीं सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने इवन बात भी की थी प्रियांगनी की, हम दुर्गा सप्तशती के ऊपर बताएंगे कि राहु की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, क्योंकि वहाँ पे दुर्गा सप्तशती में जितने भी राक्षस हैं वो सारे आपके मेंटल डिसऑर्डर्स को दिखा रहे हैं। और जब आप इतनी पावरफुल, जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ
करना चालू करते हैं तो राहु कैसे कंट्रोल होता है और आपका ब्रेन कैसे कंट्रोल होता है और नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कैसे आपकी लाइफ में से ख़त्म होने लगते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा मतलब हमारे काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं। हम इसको जल्दी जल्दी इसको वीडियो को आगे लेके जाएंगे, सीरीज़ में चलेगी। और मुझे लगता है, और मैं तो ये भी सोची थी प्रियांगनी कि हर हाउस में बैठ के राहु किस तरीके से काम करता है। अभी राहु का जो गोचर है वो कुंभ राशि में होने वाला है, तो वहाँ पे क्या स्पेसिफिक रिजल्ट्स रहेंगे, इवन हर राशि में बैठ के क्या रिजल्ट काम करता है। और अगर टाइम रहा तुम्हारे पास में, मेरे पास में, तो इवन मैं तो ये भी चाहती हूँ कि हर नक्षत्र में बैठ के राहु क्या काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज अच्छी जाने वाली है, ये अच्छी जाने वाली है। और राहु कलयुग का सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट है। आज क्यों हम इतना फोकस और कन्विक्शन के साथ अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस पे सीरीज बनानी है, वो इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि राहु एक वैसी एनर्जी है जो आपके अराउंड पूरे टाइम है अभी कलयुग में। तो आपको उसको डील करना सीखना चाहिए, यही हम आपसे बोलेंगे, ताकि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आप खुद उसको हील कर पाएं। अगर चलिए आपके मन में ये नहीं है कि हमें थेरेपी लेनी है, तो आप अपने आप को खुद थेरेपी दें। उसमें तो मैम कोई कमी है ही नहीं, वो आपके जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर बैठ के आसानी से कोई भी इंसान बिना भटकाव के, क्योंकि राहु मैंने देखा है जब ऑपरेट होता है ना, वो इतने इंसान एस्ट्रोलॉजर्स को बदल रहा है, कभी किसी टैरो कार्ड के पास में जा रहा है, कभी किसी हीलर के पास में जा रहा है, कभी साइकियाट्रिस्ट के पास में जा रहा है, थेरेपी ले रहा है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतने सारे थॉट्स उसके चल रहे हैं लाइफ में। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये लोगों की मुझे कई बार देख के ऐसे मुझे लगता है कि यार किसी का आधे घंटे का सेशन है, मैं उसको ये कैसे डिलीवर करूं कि भाई ये तेरी इस लाइफ में इस एनर्जी को बैलेंस करेगा, तेरी लाइफ पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा मोटिव ही यही है कि इस सीरीज के अंदर हम कुछ बहुत पावरफुल रेमेडीज या राहु किस तरीके से डेली लाइफ में आपके काम कर रहा है, छोटे छोटे एक्शन में आप ये पहचान पाओगे कि हाँ यार इस वक्त मेरा राहु एक्टिव है पॉजिटिवली और इस वक्त राहु एक्टिव है मेरी लाइफ में नेगेटिवली। तो ये सबकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अब कोई बात करेगा कि भाई ये राहु क्या अभी था, क्या पहले के ज़माने में नहीं था, क्या पहले लोग बात, क्या भाई पहले भी सब चीज़ें थी। पहले की जो हमारे कल्चर के अंदर जो बैलेंस करने के तरीके थे वो अध्यात्म था। तो अध्यात्म तो हमारी लाइफ से अब धीरे 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 ख़त्म होता चला रहा है। हम बातें कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे कोई फॉलो नहीं कर पा रहा उनको, कोई डेली बेसिस पे वो प्रॉपर रिचुअल्स नहीं कर पा रहा। आपके इवन आप कोई पूजा भी करते हैं ना, आप सोचते हैं कि यार मैं ये सप्तशती का पाठ करूंगा या मैं कोई भी दुर्गा का कुछ भी करूंगा, कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है, कभी माइंड अपसेट हो जाता है, हाँ माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमने किसी को, मैं कितने लोगों से सुनती हूँ कि मैम हमने हमारी साधना चालू करी है, हमने कोई पूजा पाठ चालू करी और घर में ऐसे जनरल बता दिया, तो फिर हमारी हो ही नहीं पाती, ब्रेक लग जाता है। आजकल कितना लोगों को लगने लग गया है कि हम कोई भी चीज हमारी पॉजिटिव बाहर बताते हैं और दूसरे दिन या तो वो चीज रुक जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि पहले तो हम लोगों को ऐसा सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, इस तरह के कोई मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं थे। ये जो भी नए नए आजकल की जो शब्द निकले हैं कि एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, या ऐसे डिसऑर्डर्स है, तो पहले तो ये सब चीज़ें हर युग के अंदर अलग अलग चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ तो पहले के टाइम पे सैटर्न बहुत एक्टिव था, तो उस वक्त हार्ड वर्क का बहुत था, लोगों को बहुत अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। वहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और वो उस सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो उनके लिए चैलेंजिंग था। आज के टाइम पे वो एनर्जी कन्वर्ट होके राहु में हो गई है और हार्डवर्क वाला जो पार्ट है वो हमारी लाइफ से बहुत कम हो गया है, क्योंकि सब कुछ बस आप बटन दबाइए, मशीन दबाइए, आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको अपने शरीर को कोई कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे राहु क्योंकि सारा मेंटल चीज़ें दिखा रहा है, तो हर आदमी का जो मेंटल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर वो किसी क्रिएटिविटी में जा रहा है, किसी अच्छे आइडियाज़ में जा रहा है, तो राहु आपके लिए बहुत ग्रेट काम कर रहा है। अगर वही क्रिएटिविटी आइडियाज़ आपको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक अटैक दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको राहु की एनर्जीज़ को बैलेंस करना
स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को, इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम इन सभी चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो आप इन वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही राहु की, इसके साथ में कनेक्टेड रहिए, अपने लोगों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो लोगों को, जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, ताकि उनके पास में रियल नॉलेज, रियल ज्ञान जो है वो वहाँ तक पहुँचे। यही हमारा मकसद है इन वीडियोस को बनाने का। तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं और बहुत जल्दी नेक्स्ट राहु की सीरीज़ में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।